तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस का, जो ये अपना पार्ट नंबर 3 है। और गाइस मैं बता दूं कि ये वाला जो पार्ट है ये सबसे लास्ट पार्ट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 ये सारे पढ़ लिए हैं। पार्ट 3 जो था अभी हम लोग आज पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 तक हम लोगों ने पूरा हाफ से भी ज्यादा अपना चैप्टर कवर किया है और आज हम लोग पार्ट 3 में ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। सो आई बटन आपको ऊपर दिख रही होगी, वहां पे जाइए और आप लोग पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आप लोग को फायदा होगा। और अभी अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो फिर ये पार्ट देखिए कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि समझेगा ही नहीं, ठीक है। सो इस चीज को याद रखिए। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए। और ये है 2021 क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस केमिस्ट्री का, आप देख रहे हो, न्यू इंडियन एरा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, ठीक है। और चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन इस चैप्टर में, इसके पहले हम लोग ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तक अच्छे से पढ़ा था। आज हम लोग को पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अभी आज हम लोग अच्छे से प्रॉपरली देखेंगे, बहुत ही डीप में, ठीक है। सो अभी सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट का कोई भी टेम्परेचर का एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट, जैसे कि कोई 50 डिग्री या 100 डिग्री 80 70 कुछ भी हो सकता है। तो एक ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट जहां पे कोई भी, मतलब कोई भी सॉल्वेंट हो या सॉल्यूट हो, उसका वेपर जो होता है, यानी कि जो वेपर प्रेशर है या फिर वेपर है, वो बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाता है, यानी कि वेपर्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि जो वाटर है वो या कोई भी सॉल्वेंट है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी एक ऐसा पॉइंट टेम्परेचर का, उस पॉइंट पे कोई भी सॉल्वेंट या सॉल्यूट जो भी चीज रहेगा वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करेंगे। भाई इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, वेदर वो सॉल्यूट हो यानी कि सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, कोई मटेरियल हो सकता है। तो हम लोग पढ़ते हैं फ्रीजिंग पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर at which solid and liquid are in the equilibrium position in which and these टू फेजेस हैव सेम वेपर प्रेशर। जो भी वेपर प्रेशर होगा वो सेम होगा। तो ये एक इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, यानी कि चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो कोई भी लिक्विड हो, कोई भी चीजें हो, तो इनका जो मतलब अपना वेपर प्रेशर निकलेगा ना, जब हम लोग टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर का जब हम लोग जो भी टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा। यानी कि आपको समझ रहा होगा कि चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, जबकि ऐसा हो नहीं सकता है, बट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के टाइम पे ऐसा होगा। चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, कोई भी चीज हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जब हम लोग कोई भी ऐसे फेजेस पे कोई भी टेम्परेचर लेते हैं, माइनस पे या 0 डिग्री पे जो भी रहेगा, तो उस टाइम पे सेम वेपर प्रेशर रिलीज होगा। यानी कि जो वेपर प्रेशर रहेगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट नोट कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ऑफ अ सॉल्वेंट कैन बी लोवर्ड, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन का या फिर किसी भी सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम कर सकते हो बाय एडिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। व्हाई? ऐसा क्यों? क्योंकि जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होता है इसका जो भी मतलब बॉइलिंग पॉइंट है या भी जो भी चीजें, क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट में जो वेपर प्रेशर होता है वो बहुत कम रिलीज होता है। सो इसके लिए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर आप किसी में ऐड करोगे तो उसमें से वेपर प्रेशर निकलना ही बंद हो जाएगा। और अगर वेपर प्रेशर निकलना बंद हो जाएगा, जिसमें भी ऐड करोगे तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा या फिर कोई फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो नॉन वोलेटाइल अगर ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज कर लेते हैं। सपोज कि जो TF नॉट है ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, और जो TF है ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वेयर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व। यानी कि TF एक फ्रीजिंग पॉइंट है किसी भी सॉल्यूशन का जहां पे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व है, ठीक है। सो क्या होगा? तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा प्योर सॉल्वेंट का वो एग्जैक्टली क्या होगा? ग्रेटर होगा। किससे? सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से। समझ रहे हैं ना आपको? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो अपना यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट होता है, प्योर सॉल्वेंट हमेशा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ये मैक्सिमम वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करता है, और जो ज्यादा वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है। सो इसके लिए जो TF नॉट होगा इसका ज्यादा मतलब ज्यादा इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा देन पूरे सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से, ठीक है। सो डिफरेंस क्या होगा? अभी यहाँ पे TF नॉट ज्यादा है और TF यहाँ पे कम है। सो हम लोग T नॉट से T को माइनस कर देंगे तो जो भी अपना डिप्रेशन आया वो अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। समझ आया कि नहीं? सो जो यहाँ पे TF है यानी कि डेल्टा TF है जो, ये क्या है? डिप्रेशन है,
और ये कहाँ से मिलेगा, TF नॉट माइनस TF करने से। ठीक है, TF नॉट क्या है, प्योर पॉइंट यानी कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, और जो TF है ये पूरा फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। समझ गया कि नहीं अच्छे से, जहां पे नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट एडेड है। ठीक है, सो ये डेल्टा TF है जो ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ समझ लेते हैं कि जो A है और ये B है, एक ये ग्राफ है सॉलिड सॉल्वेंट का, फिर B है और D है ये लिक्विड सॉल्वेंट का, और जो E है और F है ये सॉल्यूशन का है। ठीक है, जो B पॉइंट है ये इंटरसेक्ट कर रहा है। आप जब अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो ऐसे ही कुछ चीजें वहां पे लिखी है। ठीक है, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं। ठीक है, जो पॉइंट B है ये C और D ये जो लिक्विड सॉल्वेंट है इसका और A और B का ट्रांसेक्शन है यानी इंटरसेक्शन है, और जो E पॉइंट है ये A और B और E और F का इंटरसेक्शन है। ठीक है, सो जो ये B और E के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, जो B और E के बीच में ये जो भी डिफरेंस आया है ना, वो डिफरेंस क्या है अपना, वो डिफरेंस है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि जो T नॉट होगा वो देखो हल्का सा आगे आ चुका है। मतलब अगर यहाँ पे नंबर में डाल दूं तो ये 1 है, सपोज 2 है, 3 है, तो यहाँ पे 4 है, ये 5 है। ठीक है, यानी कि T नॉट को कितना मिला, 5 मिलेगा, और T को कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, यानी 5 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, यानी 1 अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो आप समझ सकते हो, यानी कि T नॉट यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे जो लिक्विड है सॉल्वेंट का, और सॉल्यूशन के अगेंस्ट जो भी हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है, यहाँ पे T नॉट इसका मैक्सिमम है और T का थोड़ा सा वैल्यूज कम आएगी। ठीक है, सो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है और टेम्परेचर का ग्राफ हमने ऐड किया था, क्योंकि वेपर प्रेशर से ही किसी भी बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट को हम पता कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोग यहाँ पे रिलेशन देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के साथ, यानी कि सॉल्यूट के साथ। सो मतलब क्या है कंसंट्रेशन, तो यानी कि कोई भी अगर आपके पास एक बीकर में सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसमें सॉल्वेंट ऑलरेडी होगा। अब आपने कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड किया, ठीक है, तो वो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब पर वॉल्यूम में, कितने वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने मोल में। ठीक है, सो वो होता है। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अब डाइल्यूट सॉल्यूशन तो आपको पता ही हो क्या होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में मतलब 52, 70, 25, 30, 40% मतलब मैक्सिमम वाटर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन जो फ्रीजिंग पॉइंट है, सो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन से जो भी रिलेशन रहेगा उसके साथ। तो जैसे इसके पहले हम लोग ने बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन जो था, बॉइलिंग पॉइंट का जो रिलेशन था, बॉइलिंग पॉइंट के रिलेशन के साथ हमने मोलालिटी, जो मोलालिटी थी अपनी, उसके साथ हम लोग ने एक रिलेशन क्रिएट किया था। ठीक है, सो मोलालिटी क्या होता है, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इन kg। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इन kg ऑफ सॉल्यूशन इन kg। ठीक है, सो यहाँ पे जो देके रखा है मतलब सॉल्यूशंस का जो भी यहाँ पे रिलेशंस है, सो होता क्या है, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो होता है डेल्टा TF जो अभी हमने फाइंड किया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको, मोलालिटी को। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन की मोलालिटी होगी उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सो इस चीज को आपको याद रखना है। और जो डेल्टा TF है ये यहाँ पे हमने इसको नॉर्मल वर्ड के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, यानी कि थियरी के फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ पे अगर सपोज वही मैंने बार बार बता चुका है कि जो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के, तो ये A इज इक्वल टू KB हो जाता है। K की जगह में क्या आ जाएगा, नॉर्मल अपना कांस्टेंट, तो यहाँ पे हमने KF कांस्टेंट ले लिया जिसका नाम है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसके पहले जो बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट था उसको हमने KB बोला था, और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इसको हम कहते थे, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चीजें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है। नेक्स्ट है, अगर सपोज कोई भी मोलालिटी, अगर सपोज जो नंबर ऑफ मोल्स है किसी भी सॉल्यूट का वो 1 मोल हो गया, ठीक है, यानी कि मोलालिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो डेल्टा TF इज इक्वल टू डेल्टा KF, यहाँ पे मतलब KF हो जाएगा फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो हम लोग जो फ्रीजिंग पॉइंट देख रहे हैं तो ये तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए ही है। ठीक है, तो ये एक रिलेशन याद रखना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, इस चीज को आपको याद रखना है, यानी कि KFM। ठीक है, वेयर M इज नथिंग बट मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलालिटी। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट अभी हम लोग इसका यूनिट देख लेते हैं भाई, यूनिट ऑफ KF क्या होगा। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM हमको पता है, तो KF इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन M है, ये भी हमको पता है। अब डेल्टा जो TF है ये एक टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, K और डेल्टा C, और जो यहाँ पे M है ये M की यूनिट क्या होगी, मोलालिटी, तो मोल पर kg हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे K और जो kg है ये ऊपर गया तो यहाँ पे प्लस हो गया, और मोल ऊपर जाएगा तो यहाँ -1 हो जाएगा, तो यहाँ -1 हो गया kg मोल, और जो केल्विन है K, या फिर अगर डिग्री सेल्सियस के लिए देखा तो डिग्री सेल्सियस kg पर मोल। तो ये आपको यूनिट याद रखना है जो कि हमेशा MCQ में पूछता है।
नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो अपना फ्रीजिंग पॉइंट है डिप्रेशन का, तो उसका रिलेशन हम लोग देखेंगे सिंपल सा मोलार मास के साथ, ठीक है, जो कि ऐसा हम लोग ने अभी तक बहुत बार देखा है, मोलार मास के साथ इसका रिलेशन, ठीक है। सो यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि W1 एंड W2, W1 है वेट ऑफ सॉल्वेंट, W2 है वेट ऑफ सॉल्यूट, और जो M2 है ये मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। कभी भी एक चीज याद रखना, आपकी टेक्स्ट बुक में जो 2 यानी W1 W2 ऐसा यूज किया, तो जो 2 वाला है ये रेफर करेगा सॉल्यूट को, और जो 1 वाला है ये रेफर करेगा सॉल्वेंट को, ठीक है। इस चीज को आपको याद रख के चलना है। नेक्स्ट बात अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि अब यहाँ पे हम लोग को पता है कि जो मास होता है, अभी यहाँ पे हमने लिया है W1 ग्राम, ठीक है, हमने ग्राम में लेके रखा है। सो अगर हम लोग को इसे मास में कन्वर्ट करना है यानी कि केजी में, तो हम लोग क्या करेंगे, तो मास इन केजी क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा हमको पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ठीक है, और ग्राम में रहेगा तो डिवाइड करेंगे 1000 से, तो यहाँ पे देखो W1 को डिवाइड कर दिया है हमने 1000 से, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि मोलालिटी का फॉर्मूला। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये आपने 11th में सीखा है तो मैंने यहाँ पे बता दिया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी में बोला है इसलिए इस ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट किया है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो अब यहाँ पे मोल्स का फॉर्मूला, तो जो मोल होता है वो क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास, क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे मास कितना मिल गया, अभी आप समझ सकते हो जो मास है यहाँ पे वो क्या मिल गया, W1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझ के रखना है। नेक्स्ट अभी हम लोग जो यहाँ पे देखेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो यहाँ पे मोल्स का चीज दे के रखा है, तो यहाँ पे मास क्या है अपना, सिंपल सा W1 अपॉन 1000, और मोलार मास कितना है, M2 है, ठीक है। तो इसी चीज को अभी हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट बोला है, मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट हम ले लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सॉल्वेंट के लिए मैंने बता दिया और ये सॉल्यूट के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट बोला है, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, W2 होता है, और अपन मोलार मास बोला है तो मोलार मास M2 हो जाएगा, तो W2 अपॉन M2 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, सिंपल सा है। और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या आ जाएगा, तो W1 अपॉन 1000, ठीक है। सो यहाँ पे अभी इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो उल्टा करके हमने इन्वर्ट कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अपने को मिल जाएगा मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 W2 अपॉन M2 W1। वी नो दैट डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM होता है, हमको ये अभी हमने किया इसी को सॉल्व, ठीक है, क्योंकि जो डेल्टा TF होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M को, बाद में डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM हो जाएगा, वेयर KF इज नथिंग बट ये अपना क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमको पता है। फिर M के जगह में हम ये फॉर्मूला पुट कर देंगे जो अभी हमें यहाँ पे मिला है, और फिर हम यहाँ से M2 की वैल्यू निकाल लेंगे, M2 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे और डेल्टा TF को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो देखो यहाँ पे आ गया डेल्टा TF और M2 यहाँ मिल गया, हमको मिल गया मोलार मास ऑफ सॉल्यूट 1000 W2 KF अपॉन डेल्टा TF W1, ये होता है फॉर्मूला। सिमिलरली हमने बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी कुछ ऐसा ही एग्जैक्टली सेम सॉल्व किया था, ठीक है। नाउ अब हम बढ़ेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि नेक्स्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फिर से बता देता हूं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ये क्या होती है, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ये कभी भी किसी भी सॉल्यूट हो या कोई भी सॉल्वेंट हो, इनके नेचर के ऊपर यानी कि ये कैसे है, इनकी प्रॉपर्टियां कैसी है उसके ऊपर कुछ डिपेंड नहीं है, कितने नंबर है, नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, बेसिकली नंबर्स के ऊपर कितना अमाउंट है इस अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, इस चीज को समझना है। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, तो ये ऑस्मोटिक जो प्रॉपर्टी है या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर है या जो ऑस्मोसिस आगे पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें अपनी जो है ये सबके सब है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके। सो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये किसी और नहीं बल्कि वेपर प्रेशर लोवरिंग यानी कि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड है, और जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है ये फाइंड आउट मोलार मास यानी कि जो मोलार मास होता है डिसॉल्व्ड सॉल्यूट, जो सॉल्यूट ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुका है उसके बारे में ये हेल्प करता है, मतलब उसके बारे में मोलार मास फाइंड करने में हेल्प करके देता है, यानी कि जो मोलार मास है ये डिसॉल्व्ड सॉल्यूट की हेल्प करके देता है, मतलब जो डिसॉल्व सॉल्यूट है उसका मोलार मास फाइंड करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर हम यूज करते हैं। आगे भी इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, थोड़ा सा उससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सीख लेते हैं जो कि ऑलरेडी आप बायोलॉजी में सीख के रखे हो। तो जो यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये यूज होगा अभी ऑस्मोटिक प्रेशर में, इसलिए यहाँ पे हमने पढ़ रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा आपके अलग दिया है बट फिर भी
तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है ये एक टाइप की एक फिल्म है, ठीक है, मतलब एक टाइप का एक ऐसा कुछ आप बोल सकते हो फ्लिप है या फिर पर्दा है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो एक टाइप की फिल्म होती है जो कि सेलोफेन से बनती है। सेलोफेन एक मटेरियल है, उससे बनती है। विच हैज पोर्स, पोर्स मीन्स होल, जिसको पोर्स होते हैं ए लार्ज इनफ टू अलाउ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, और ऐसे स्मॉल होल होते हैं कि ये इतने इनफ है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है इनको पास कर सकता है उनमें से, ठीक है, उन सॉल्यूट में से पास कर सकता है, ठीक है, इस चीज को आपको समझना है। और ये जो पोर्स है, ये दीज पोर्स कैन नॉट पास द लार्ज सॉल्यूट, मतलब बड़े बड़े सॉल्यूट को पास नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम एक चीज समझते हैं, सपोज अपने पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के बीच में मैंने लगा दिया ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वर्ड का मतलब ही है सेमी परमिएबल, परमिएबल मतलब परमिशन, और एक मेम्ब्रेन मतलब एक मेम्ब्रेन जस्ट एक पर्दा टाइप का। तो एक ऐसा मेम्ब्रेन जो कि सेमी परमिएबल है, मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल बोल सकते हैं, वही चीज जाएंगी इसके अंदर जो जिसको ये अलाउ करेगा, ठीक है। तो सपोज अगर इस साइड सारी चीजें भरी हुई है और इस साइड कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से जब चीजें जाएंगी तो यहाँ पे हल्का हल्का जो ये मेम्ब्रेन होगा इसमें पोर्स होंगे, ठीक है, तो इन पोर्स में से ये ट्रेवल करेंगे, तो जिस चीज को ये अलाउ करेगा मेम्ब्रेन वही चीज इस साइड आ पाएगा। समझ गया कि नहीं? तो इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और जो परमिएबल मेम्ब्रेन है वो सबको अलाउ करता है, सब जाएंगे उस साइड, सारी चीजें परमिएबल होती है इस साइड से उस साइड जाने के लिए। बट सेमी परमिएबल में सिलेक्टिवली चीज जाती है, जैसे कि अभी यहाँ पे सॉल्वेंट जो होगा ये स्मॉल स्मॉल सॉल्वेंट को अंदर जाने देगा, बट लार्ज पार्टिकल्स को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट समझ के रखनी है। जो पोर्स होंगे यहाँ से लार्ज सॉल्यूट नहीं जा पाएंगे, बट स्मॉल सॉल्यूट कैन ट्रेवल, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है। इसीलिए ये जो मेम्ब्रेन होता है ये सिलेक्टिवली अलाउज द पासेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जो सिलेक्टिवली मतलब जिनको भेजना है वही मॉलिक्यूल इस साइड से इस साइड ट्रेवल कर पाएंगे। तो ये होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है ये यूज होगा ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस इस प्रोसेस में, ठीक है। तो नाउ अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और फिर डायग्राम के थ्रू इसे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो आपको डेफिनेशन देके रखी है, आप जो चाहो एग्जाम में लिख सकते हो। मैं तो रिफर करूंगा कि आप ये सेकंड वाली डायग्राम लिखो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायग्राम हमेशा एग्जाम में पूछते हैं और ये लिखने से मार्क्स अच्छे मिलते हैं, बट फिर भी दोनों समझते हैं। ध्यान से सिर्फ रीड करना, उसके बाद हम इसको प्रॉपरली डायग्राम के थ्रू समझ जाएंगे, ठीक है। तो व्हेन अ सॉल्यूशन एंड a pure solvent or two solution of a different concentration are separated by semi permeable membrane। समझ गया होगा कि जब कोई भी सॉल्यूशन है वो सेपरेट हो रहा है बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास थ्रू दी मेम्ब्रेन। तब क्या होता है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो पास हो जाता है। इतना आपको समझ गया होगा। मतलब समझ लो आपके पास अगर एक समझ लो कोई भी चीज ऐसा चीज है और यहाँ पे आपने एक मेम्ब्रेन रख दिया, अब यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से तब सॉल्वेंट इस साइड पास होगा। यही चीज बोला है अभी, ठीक है, बस इतना ही बोला है, आगे अभी ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। अब दूसरी वाली पढ़ते हैं। द नेट स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मीन्स कंटिन्यूअस, लगातार, टाइम टू टाइम। द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सॉल्यूशन और फ्रॉम मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब आपको समझ गया होगा, यानी कि ये वाली डेफिनेशन क्या बोल रही है कि सपोज अगर आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में दो पार्ट है, जो कि ये दो पार्ट कौन कर रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कर रही है, और यहाँ पे समझ लो कोई भी सॉल्वेंट है, यहाँ पे कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है और यहाँ से वो चीज ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है कि जो भी यहाँ पे ये सॉल्वेंट होगा, जो भी यहाँ पे सॉल्वेंट होगा और सपोज इस साइड सॉल्यूशन है, ठीक है, इस साइड सॉल्यूशन है, तो जो सॉल्वेंट होगा ये ट्रेवल करके जाएगा सॉल्यूशन साइड, और किसके थ्रू, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और ये जो फ्लो होगा ये स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। बट आपको क्या लगता है कि ये ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा? नहीं। तो इसके लिए एक कुछ तो प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब जो यहाँ पे सॉल्वेंट पास हो रहा है इस साइड से, तो इस साइड कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई हुआ होगा, तब ये इस साइड सॉल्यूशन साइड जा रहा है। तो जिस प्रेशर की वजह से ये उस साइड गया उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझा होगा ना। अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं।
सबसे पहली बात हम लोग एक चीज जान लेते हैं कि सपोज आपके घर में 2 ड्रम है, ठीक है। एक ड्रम ऊपर मतलब सेम लेवल के, सेम अमाउंट, सेम वॉल्यूम वाले ड्रम है 2, ठीक है। 2 ड्रम्स है। अब एक आपने थोड़ा सा ऊंची हाइट में रख दिया, एक थोड़ी सी नीचे की हाइट में रख दिया, और दोनों जो ड्रम है उनको फुल कर दिया, ठीक है। यानी कि अगर सपोज मैं बोलता हूँ इस सेकंड ड्रम को आपने एम्प्टी रखा और फर्स्ट ड्रम को आपने फुल रखा है, ठीक है। अब जब आप पाइप इसमें डालोगे फर्स्ट ड्रम में और सेकंड ड्रम में आपको पानी लाना होगा, तो आप थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करोगे तो इस फर्स्ट ड्रम का वाटर धीरे धीरे ट्रेवल करके सेकंड ड्रम में आने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? चलो मुझे इसका आंसर आप लोग सोच के बताना या सोच लीजिए, ठीक है। अगर आप सोचते हैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करके तो आपको आंसर पता चलेगा। वीडियो जरूर पॉज करके सोचना, ठीक है। फिर यहाँ पे अब मैं आंसर देता हूँ, ओके। सुनना, ये ऐसा इसलिए होता है कि जो हायर लेवल में रखा है जो मटेरियल, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन वाला मटेरियल है, और जो लोअर लेवल में है इसका लोअर कंसंट्रेशन वाला मटेरियल है, ठीक है। सो हायर लेवल से हमेशा लोअर लेवल में लिक्विड मटेरियल फ्लो होता है, क्योंकि इसीलिए तो आपने रीजन देखा होगा कि जो पीक होते हैं, माउंटेन होते हैं, उन माउंटेन से ही जो रिवर होती है क्या होती है, फ्लो होती है। आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, जो माउंटेन से ही हमेशा रिवर नीचे के तरफ फ्लो होते रहती है, लाइक सी लेवल में जब आती है। कभी भी सी से अपने माउंटेन की तरफ फ्लो होते रिवर को नहीं देखा होगा, क्योंकि जो लिक्विड होता है वो हमेशा हायर लेवल से हमेशा लोअर लेवल में फ्लो होता है। बस वही चीज यहाँ पे कुछ समझना है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, देखो ये है अपनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे नेट फ्लो होने वाला है स्पॉन्टेनिटी का, ये है सॉल्वेंट और ये है सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन है यहाँ पे ऑफ अ लोअर कंसंट्रेशन है और ये है सॉल्यूशन हायर कंसंट्रेशन का। तो जो लोअर कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है आपको अच्छे से समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम यहाँ पे नॉर्मल बात करते हैं। तो जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है जो भी चीज है, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ऑस्मोसिस बोलते हैं। और जिस प्रेशर की वजह से यहाँ का मॉलिक्यूल इस साइड ट्रेवल होके जा रहा है उसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इस चीज को आपको समझ के रखना है, याद रखना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी आप जान चुके हो और ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है ये भी आप जान चुके हो, ठीक है। बट अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? सॉल्यूशन की। अब सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टू सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? यहाँ पे देखो, अभी जो सॉल्वेंट था, सपोज ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, दोनों जब कंबाइन होंगे मॉलिक्यूल तो ये बनेंगे अपना यहाँ पे सॉल्यूशन। तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा बड़ा है, जबकि ये मॉलिक्यूल अपने आप में छोटे छोटे थे। सॉलिड सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल छोटे होते हैं और ऑस्मोसिस में लार्ज मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ट्रांसफर नहीं हो सकता है, अभी हमने सीखा था, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन होता है यहाँ पे, तो हमेशा याद रखना लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में सॉल्यूशन का फ्लो होता है, ठीक है। ये आपको एकदम याद रखना है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग को ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है बड़े मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करूंगा तभी तो एक सॉल्यूशन ट्रांसफर करेगा दूसरे सॉल्यूशन में, वो भी लोअर से हायर कंसंट्रेशन में जाना है इसके लिए, ठीक है। सो इस चीज को याद रखना है। अगर हायर से लोअर में आना होता तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप यहाँ से एक इमेजिन कर सकते हो इस ड्रम के एग्जांपल से, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है अच्छे से। तो ये था ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। बट फिर भी हम लोग इस चीज को, ये जो यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसको हम लोग फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट फिर भी यहाँ पे अभी हम लोग देख लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो एक आपके सामने सपोज एक्टिविटी है, आपने एक ले लिया बीकर में भर लिया पानी, वाटर, ठीक है। और आप यहाँ पे एक चीज ले रहे हो, कोई भी मतलब ये एक मटेरियल जो घड़े जैसा यहाँ पे मटेरियल है, मटके जैसा, इस मटेरियल को हम लोग यूज कर रहे हैं। इस मटेरियल में यहाँ पे हमने लगा दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ध्यान देना अच्छे से। और इस मटेरियल के अंदर ऑलरेडी हमने शुगर मटेरियल फिल कर दिया था, ठीक है। इस मटके के अंदर ऑलरेडी शुगर सॉल्यूशन हमने फिल कर दिया था, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पे एक छोटी सी पाइप है जिसको आप देख सकते हो आराम से, ऊपर जो एक छोटी सी पाइप है, ठीक है। ये यहाँ पे जो पाइप गई हुई है, ठीक है। तो इसको आपको समझ के रखना है। अब जैसे ही हम लोग इस चीज को इस वाटर के अंदर डिप करेंगे, जैसे ही डिप करेंगे तो क्या होगा, हल्का सा जो वाटर होगा ये देखो ऊपर चढ़ के चला जाएगा, हल्का सा वाटर ऊपर जाएगा और ये स्पेस यहाँ पे एम्प्टी रहेगा। ऐसा आप अपने घर में भी कर सकते हैं। आपके घर में सपोज एक टब ले लो और उसमें वाटर भर लो आप लोग, और या घर में आपके पास बॉटल होगा या बॉटल के साथ साथ कुछ और भी चीजें होंगी, तो बॉटल का ढक्कन ओपन करो, एम्प्टी बॉटल का, और डायरेक्ट आप पानी के अंदर फट से उसको डुबा दो। तो पानी के वो जो बॉटल, और सीधा रखना उसको, ऐसा स्ट्रेट रखना, टेढ़ा करोगे तो पानी भर जाएगा बॉटल के अंदर। तो पानी का बॉटल जो रहेगा उसको भरने मत दो आप लोग, ठीक है। तो क्या आपको देखने मिलेगा, आपको ये देखने मिलेगा कि पूरा का पूरा बॉटल खाली है,
बट जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो बॉटल के अगेंस्ट हो रहा है और बॉटल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वो प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है? तो वो प्रेशर ये यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल है टप में जो है वो अप्लाई कर रहा है। तो वैसे यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है ये प्रेशर अप्लाई करेगा और जो भी यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ये ऊपर इस पाइप में चढ़ जाएगा। समझ गया? और इस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बिकॉज ये जो प्रेशर है इसको वाटर ने अप्लाई किया है, इस टब के, इस बीकर के वाटर ने इस प्रेशर को अप्लाई किया है। इसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये चीज को आपको याद रखना है अच्छे से। आप ये एक्सपेरिमेंट घर में करके जरूर देखना, आपको सब समझ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे ये चीज है। तो अब हम लोग इसको और अच्छे से थोड़ा सा वर्ड्स के फॉर्म में समझते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई इससे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे पाई की वैल्यू आप समझ सकते हो। ठीक है, तो 3.14 नॉर्मली, बट हम लोग यहाँ पे इसे पाई से दिखाते हैं, जैसे नॉर्मल प्रेशर टी से दिखाते हैं वैसे ही। ठीक है, और यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये नॉर्मली स्टॉप करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को। ठीक है, और जो भी प्रेशर होता है बनता है, क्रिएट होता है, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं इन दी सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको समझना है। और जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये ऐसी कंडीशन में एच रो जी, ठीक है, एच रो जी इससे मिलता है, जहां पे एच है हाइट। ठीक है, हाइट है, जहां पे हम लोग एच क्या बोलेंगे? हाइट है, जितने ऊपर में वाटर राइज हुआ है वो हाइट है टोटल एच। और जो रो है ये है डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। आप लोग फॉर्मूला पता होगा डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और जी अपना प्यारा सा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और जो पाई है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये अपना नॉर्मली पी ये प्रेशर आप बोल सकते हो। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? पाई से हम दिखाते हैं। तो ये फिलहाल है ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ऐसा आप यहां से समझ सकते हो। ऑस्मोटिक प्रेशर ही नॉर्मली यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं सॉल्यूशन के बारे में। भाई सॉल्यूशन के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि सॉल्यूशन इज नथिंग बट इट इज एन नॉर्मल सा होमोलोगस, क्या होता है ये? होमोलोगस मिक्सचर। क्या होता है ये? होमोलोगस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, यही होता है डेफिनेशन। सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज इट इज नथिंग बट होमोलोगस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। फर्स्ट वीडियो आप लोग जाके देख लीजिए, वहां पे आपको मिलेगा। वहां पे मैंने मिक्सचर क्या होता है ये भी समझाया। हाइड्रो यहाँ पे जो हेट्रोलोगस और होमोलोगस मिक्सचर, होमोलोगस मतलब सेम मिक्सचर, सेम टाइप के मिक्सचर। ठीक है, और टू या टू से मोर सब्सटेंसेस को मिला के मिक्स करके जो सब्सटेंस बनता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, बट फिर भी सॉल्यूशन के यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट 3 टाइप्स है। कंसंट्रेशन के ऊपर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड है तीनों टाइप। तो पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तीनों का मीनिंग अच्छे से समझा देता हूं। कभी भी यहाँ पे याद रखना, आप लोग को एक बात समझ के रखना है, बायोलॉजी में भी ये चीजें बहुत बार आएंगी। हाइपर इस वर्ड का मीनिंग होता है हाई, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये बात आपको समझना है। और हाइपो इस वर्ड का मीनिंग होता है यहाँ पे लोअर। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। हाइपो यहाँ पे आपको हाइपोथैलेमस, ऐसा बायोलॉजी में एक वर्ड मिलेगा जो ब्रेन में होता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो वैसे ही ऐसे ही हाइपो एक वर्ड है। ठीक है, और आइसो ये वर्ड कभी भी आया ना तो आपको समझना है सिमिलर, सेम। ठीक है, ये बात आपको एकदम याद रख लो, बाकी ये सारी मीनिंग अपने आप बता दोगे खुद ही। ठीक है, तो चलो अब इसको समझते हैं। तो जो आइसोटोनिक है इसका मतलब क्या होता है? इसमें टू और मोर सॉल्यूशंस होते हैं हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर सेड टू बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जिसमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो, मतलब जिन सॉल्यूशन में सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो उसको हम क्या बोलते हैं? अपना नॉर्मल सा एकदम जो भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। लाइक सपोज यूरिया एंड सुक्रोज, सपोज कि अगर इनका जो मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एकदम सिमिलर है, सेम है, तो हम इन दोनों के सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं। जो भी समझ लो, यहाँ पे हाइपरटोनिक की बात कर रहा हूं। अभी इफ टू सॉल्यूशंस हैव अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, मान लो कि 2 सॉल्यूशन आपके पास और उनमें अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो जिसके पास ज्यादा कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन, जो ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा विद हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब बोलने का मीनिंग क्या है कि सपोज हाइपरटोनिक की कंडीशन में ए और बी आपके पास 2 सॉल्यूशन है। ठीक है, और दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो अनइक्वल है। ठीक है, तो अगर सपोज ए का हायर कंसंट्रेशन है, क्या है इसका? हायर कंसंट्रेशन है, तो इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपरटोनिक, और बी वाले को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? हाइपोटोनिक।
बट कौन सी कंडीशन में, जब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, अनइक्वल हो। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सिमिलर हो गया तब तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, सो अब आप यहाँ पे पढ़ लो कि द मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन एग्जिबिटिंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेड टू बी हाइपोटोनिक। जिसका मतलब बहुत ही कम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसको हाइपोटोनिक, जिसका मैक्सिमम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपना यहाँ पे हाइपरटोनिक। और ऐसा तभी होगा जब दोनों सॉल्यूशन का, दोनों चीजों का ऑस्मोटिक प्रेशर अनइक्वल होगा। अनइक्वल होगा तो भी भाई एक का ज्यादा एक का कम तो फिक्स है होना। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ रखना है। और अगर दोनों का सेम हो गया तो वो सॉल्यूशन होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशंस है जो बहुत सारे वो देख लेते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन बहुत सारे बच्चों को 11th से पता होगी, PV इज इक्वल टू NRT। साइंस में ये नहीं सीखा तो क्या सीखा। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू NRT, इसके ऊपर बहुत सारे मीम भी बन जाते हैं, मीम। ठीक है, आपने वो जो जोक्स होते हैं FB वगैरह में, फेसबुक वगैरह में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये मीम होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे मीम भी क्रिएट हो गए। ये मीम नहीं है फिलहाल, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। ओके, सो यहाँ पे जो PV इज इक्वल टू NRT है, ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है जहां पे P इज नथिंग बट प्रेशर, V इज नथिंग बट अपना जो वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। ठीक है, सो उसी से हम लोग रिलेट करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग फॉर सॉल्यूट के लिए जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, सॉल्यूट के लिए। इसलिए हमने यहाँ पे N2 लिया है, R अपना गैस कांस्टेंट, T अपना यहाँ पे टेम्परेचर, पाई अपना ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और जो V है यहाँ पे अपना वॉल्यूम इन DM क्यूब। हमने यहाँ पे इसकी यूनिट भी बोल दी है, वॉल्यूम इन DM क्यूब। ठीक है, ये चीज समझना। N2 क्या है, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। याद रखना, जिसमें से प्रेशर बहुत, जो वेपर प्रेशर होता है बहुत कम आता है। और R जो है वो गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 0.08206 DM क्यूब एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। ऐसी इसकी इतनी बड़ी यूनिट है, तो आपको इसको याद रखना है। इसके वैसे बहुत सारे यूनिट होते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग वहां पे देखेंगे, पास्कल वगैरह में था, और ये बहुत सारी इसकी यूनिट थी अलग अलग प्रेशर की कंडीशन में। ठीक है, हाँ, तो ये चीज आपको समझ के रखनी है। बार में हो गया, ठीक है, बार यूनिट में, फिर पास्कल में हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये वाली दिया है, फिर कैलोरी में। तो चार इसकी यहाँ पे वैल्यूज थी गैस कांस्टेंट R की, हमने 11th में देखा था। आपको फिलहाल यहाँ पे एक याद रखनी है। ठीक है, नाउ अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि वी नो दैट जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है, ये भी 11th में सीखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, तो डायरेक्ट में बता देता। ठीक है, सो जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है इज नथिंग बट मोलारिटी। कंसंट्रेशन ही तो मोलारिटी होती है, मोलारिटी याद रखना, मोलालिटी नहीं, मोलारिटी। ठीक है, और ये क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो N2 क्या है यहाँ पे, N2। तो अब यहाँ पे सर थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया है। PV इज इक्वल टू N2RT में हमने पाई को यहाँ पे ऐसे ही रखा, यानी पाई जो है अपना, मतलब पाई V N2RT में पाई को ऐसे ही रखा, V नीचे कर दिया। फिर N2 अपॉन V जो होता है, इसको हम लोग क्या जानते हैं कि ये भाई तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो हमने N2 अपॉन V को M समझा और यहाँ पे हमने M रख दिया। इस पूरे जगह में हमने M रख दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, MRT, यानी कि पाई इज इक्वल टू MRT। और यही क्या रहेगा हमेशा अपना रिलेशन है, किसके बीच का, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बीच का रिलेशन। ठीक है, इस चीज को आपको नोट करके रखना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा मोस्टली जेई वगैरह में और नीट के लिए कैम वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, हमेशा नॉर्मली पूछते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो कंसंट्रेशन होता है नॉर्मली, अभी हमको यहाँ पे समझ के रखना है जो कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन ऑफ जो सॉल्यूट है इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कंसंट्रेशन होता है ना सॉल्यूट का, ये हमेशा मोलारिटी के फॉर्म में ही मेजर किया जाता है। और इसके लिए हमने यहाँ पे मोलारिटी का फॉर्मूला, यानी कि फिलहाल ये तो नहीं है बट फिर भी दूसरा फॉर्मूला है मोलारिटी का, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, यानी कि मोलारिटी मतलब क्या होगा, मोलारिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मतलब क्या, कि जो मोल्स है और वॉल्यूम है, तो ये N2 अपॉन V यहाँ पे आ जाएगा। तो इस चीज को आपको समझ के रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो अपने को पाई इक्वल टू MRT करके एक रिलेशन मिल गया। नाउ अब हम यहाँ पे इसका मोलार मास के लिए, किसके लिए, मोलार मास और ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन देखेंगे। अभी हमने किसका देखा है, मोलार मास और यहाँ पे जो नॉर्मल सा अपना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए देखा। अब हम यहाँ पे देखेंगे मोलार मास एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ओके, सो नाउ W2 इज नथिंग बट मास ऑफ सॉल्यूट। ये तो हमने कितने बार किया है यार, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी कर लिया, बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी मोलार मास के लिए निकाला था, सबके लिए निकाला है, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए भी निकाल लेते हैं। तो W2 इज नथिंग बट मास ऑफ सॉल्यूट, M2 इज नथिंग बट मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, N2 क्या हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स। मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास, मास क्या है W2 और M2 क्या है यहाँ पे जो अपना मोलार मास, तो W2 अपॉन M2 बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि पाई V इज इक्वल टू N2RT ये हो जाएगा। सो यहाँ पे पाई इज इक्वल टू N2RT अपॉन V ये आ जाएगा। ठीक है, समझ चुके हो आप। ठीक है, सो अभी यहाँ पे हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, वही हमने सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लिया है। ओके, और जो N2 है इसके जगह में हमने W2 अपॉन M2 को यहाँ पे पुट किया और RT अपॉन यहाँ पे V आ गया। V इज नथिंग बट मोलार मास। ओके, सुनना, अब अल्जेब्रिक रिलेशंस यानी अलजेब्रा तो आपको पता ही भाई कि W2RT एक साथ और जो ये यहाँ पे M2 दिया है M2 V के साथ आ जाएगा और ये यहाँ से एक रिलेशन मिल गया। तो अपने को ये क्या मिला कि पाई इज इक्वल टू, जो पाई है इज इक्वल टू W2RT अपॉन M2V। M2 क्या है, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, T टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, R गैस कांस्टेंट, W2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, पाई इज नथिंग बट ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ अब यहाँ से मोलार मास तो ये M2 है, M2 भगाएंगे इधर, पाई भगाएंगे इधर और अपने को मिल जाएगा ये रिलेशन। आप समझ सकते हो। ठीक है, तो M2 इज इक्वल टू W2RT अपन पाई V, ये अपने को सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो ये है रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, सो नाउ अब आगे बढ़ते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस यार एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे कि दो अपने पास सॉल्यूशन थे, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ से जो भी मॉलिक्यूल्स इस साइड जा रहे थे उसको हम क्या बोलते, तो यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई हो रहा था, जिस प्रेशर की वजह से ये जा रहे थे उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्योंकि अगर सॉल्वेंट सॉल्यूशन साइड जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस जिस प्रेशर से हो रहा था उसको हम बोल रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, बट यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, सॉल्यूशन साइड से जो भी अपना सॉल्वेंट रहेगा वापस रिटर्न आएगा। तो अब ये जो भी चीज से आएगा, मतलब जो अपना ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया है, यानी कि सॉल्यूशन साइड अप्लाई हो रहा है, तो इसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे क्योंकि अपना ऑस्मोटिक प्रेशर रिवर्स हो चुका है इसके लिए। सो यहाँ पे समझ लेते हैं कि ऑस्मोसिस क्या था, हम अभी फिर से देख लेते हैं। ऑस्मोसिस इज नथिंग बट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन into the solution, ये अपना ऑस्मोसिस है। then what is reverse osmosis, तो direction of osmosis can be reversed by applying a pressure larger than the osmotic pressure। समझ रहे हो ना आप, मतलब जो भी अपना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उस ऑस्मोटिक प्रेशर को जो भी सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि ये आपके पास एक समझ लो कोई बॉक्स है और इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ इस डायरेक्शन में है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का डायरेक्शन है, तो अगर आप एग्जैक्ट एंड मैक्सिमम इस ऑस्मोटिक प्रेशर से मैक्सिमम फोर्स इस साइड से लगाओ, मैक्सिमम फोर्स इस साइड से लगाओ, तो आपने ऑस्मोटिक प्रेशर के अगेंस्ट काम किया है। और अगर अगेंस्ट काम करोगे, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर चल रहा था तो ऑस्मोसिस हो रहा था, अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा और अगेंस्ट काम करोगे तो रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, तो जो भी होगा वो रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। समझ गया कि नहीं, तो ये क्या है यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का एग्जैक्ट उल्टा और एकदम रिवर्सिबल फोर्स अप्लाई होता है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से लार्जर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फ्रेश वाटर है और सॉल्ट वाटर है, यहाँ पे नॉर्मली सिंपल सा है, जो सॉल्ट वाटर है ये उल्टा फ्रेश वाटर में ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, जबकि ऑस्मोसिस में जो फ्रेश वाटर होता है वो फोर्स अप्लाई किया करता है क्योंकि फ्रेश वाटर इज नथिंग बट प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझ के रखना है, और इसीलिए जो प्योर सॉल्वेंट होता है ये नॉर्मली इजीली मूव कर सकता है। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे जो अपना सॉल्ट वाटर है ये उल्टा फोर्स अप्लाई कर रहा है, यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रेशर से नॉर्मल प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए तो इस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर जो प्रोसेस हो रहा है उसको आप बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। ये चीज आपको समझ के रखनी है। नाउ अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने सीखा है भाई, बहुत अच्छे से चीज समझ लेना, अब तक जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
अब तक जो भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमने देखी है वो सब की सब या तो हमने शुगर के लिए देखी है, ठीक है, या तो हमने सॉल्ट के लिए देखी है, ठीक है, या तो हमने शुगर केन, ठीक है, इन सारी चीजों के लिए देखा है, ठीक है। और ये जो होते हैं ये होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और लेकिन अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लाइक NaCl हो गया, ठीक है, MgCl2 हो गया, इन सब के लिए अब हम देखेंगे। अब बहुत सारे बच्चे होंगे बोलेंगे कि भाई हमको तो इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ही नहीं पता है, तो ये क्या होता है, तो ये तो भाई 10th में सीखा है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रोलाइट जब डिसॉल्व होता है, याद रखना अच्छे से, जब डिसॉल्व होता है तो ये सेपरेट होता है। लाइक सपोज अगर NaCl डिसॉल्व हुआ तो ये बनाएगा Na+ चार्जेबल मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं और Cl-। बट जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट से ये डिसॉल्व ही नहीं होते, डिसॉल्व होते बट ऐसा कुछ चार्ज वाला मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऐसे कुछ क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे समझना, अगर सपोज मैंने यहाँ पे बोल दिया कि नंबर ऑफ NaCl 1 मोल था, मान लो 1 मोल था, तो Na भी क्या बना, एक मॉलिक्यूल बन गया, Cl भी एक मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे आपको समझना है। NaCl एक मॉलिक्यूल है, मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे से, मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। बट जब ये डिसॉल्व हुआ तो देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन गए। वाटर में मैंने जब 100% डिसॉल्व कर दिया, 100% जब मैंने डिसॉल्व कर दिया तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक हमको देखो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मतलब है, ना कि सॉल्यूशन से मतलब है। तुम भाई NaCl रहो, हमसे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तुम अभी कितने हो, 1 हो तो हम तुमको 1 गिनेंगे। अगर तुम ही Na और Cl बन जाओ तो हम तुमको 1 और गिनेंगे, समझा। तो मतलब तुमको हम अब ये ज्यादा हो गया और ये बेचारा कम है, समझ गया कि नहीं। तो ये चीज याद रखना, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड है, ना कि प्रॉपर्टीज के ऊपर। तुम NaCl रहो, लेकिन जब तुम डिवाइड हो जाओगे तुम 1 ही माने जाओगे। तो यहाँ पे Na कितना मोल हो गया, 1 मोल, और ये भी कितना मोल हो जाएगा, 1 मोल, समझ गया कि नहीं। तो इनिशियली फिलहाल 0-0 रहेंगे ये, बट अभी आप समझ के रखो, ठीक है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी फोकस करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट के ऊपर, ठीक है। बट इलेक्ट्रोलाइट्स जो यहाँ पे होते हैं ये ऐसा कुछ डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है। ये नॉर्मली मस्त जस्ट ये खुद का एक अकेला मॉलिक्यूल ही रहते हैं। लाइक अगर आप शुगर लेते हो तो ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होंगे वाटर में डिसॉल्व होके ऐसा कुछ ये Na और Cl जैसा कुछ क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज को आपको समझना है। तो इलेक्ट्रोलाइट में जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें क्या होगा, अगर सपोज कोई भी शुगर केन है, अगर सपोज कोई भी मतलब शुगर है या सॉल्ट है, तो वो क्या करेगा, शुगर वगैरह कोई भी चीजें जो भी रहेंगी, तो अगर वो 1 है तो इस साइड पे जाके 1 ही रहेगा, ठीक है। बट इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, अगर इधर NaCl है तो अगर मैंने मान लिया इनिशियली ये 1 मोल था तो यहाँ पे ये 0-0 है, ठीक है, 0-0 है। बट अगर समझ लो मैंने बोला 1 था तो भाई कितना डिसॉल्व हुआ, समझ लो A बनाया और B बनाया, तो अभी यहाँ पे AB था तो AB से AB ये बना है ना, ठीक है। तो ये A कितना डिसॉल्व, मतलब AB में से A कितना गया और B कितना गया, समझ रहे कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर A कितना गया B कितना गया, और ये समझ लो 1 मोल था, ठीक है। देखो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। तो आपने ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो समझ चुके हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में जितने चीजें रहेंगी वो उतनी ही रहेंगी, वो ज्यादा डिसॉल्व होती नहीं। अगर समझ लो 1 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट यूज करते हो, शुगर यूज करते हो, तो वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट एंड शुगर ही रहेगा। बट इलेक्ट्रोलाइट्स में ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में चेंजेस आते हैं। कैसे चेंजेस आते हैं, इन्हीं चीजों को अभी हम फटाफट समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम इन्हीं सारी चीजों को मोस्टली फटाफट समझते हैं कि भाई ये होता कैसे है, कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स में चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो ये चीजें अभी हम यहाँ पे फटाफट देखते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, तो देखो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, ध्यान देना। NaCl सपोज है, अगर NaCl मैंने यूज किया 1 मोल, ठीक है, और ये यहाँ से हुआ डिसॉल्व और इसने बनाया Na+Cl, ओके। तो अब इनिशियली अगर मैं बोलूँ तो सपोज लो 0-0 डिसॉल्व हुआ, बट थोड़े टाइम बाद जब इक्विलिब्रियम कंटेन होगा, इक्विलिब्रियम मतलब मैंने बोला कि भाई ऐसा नहीं है, ये डिसॉल्व तो हुआ है, तो इस NaCl के 1 मोल का कितना Na निकला और कितना Cl निकला और कितना इस साइड बचा अभी, ठीक है। मतलब कितना बचा है डिसॉल्व होने को और कितना डिसॉल्व हो गया, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे जब डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, मतलब NaCl डिसॉल्व तो हो गया है, बट ऐसा एक कंडीशन आएगा जब ना तो डिसॉल्यूशन होगा और ना ही क्रिस्टल फॉर्म होगा, समझ है कि नहीं। मतलब देखो पहले डिसॉल्व हो रहा है,
बट एक टाइम ऐसा आता है ना जब आप लोग किसी भी मतलब वाटर में कोई चीज मिलाते जाओ और फिर वो घुलना बंद हो जाता है। जब वो घुलना उसमें सॉल्यूट मतलब जो भी रहेगा डिसॉल्व होना बंद हो जाता है तो हम उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे वो क्या होगा, तो अगर मान लो मैंने बोल दिया कि अल्फा ये एक मॉलिक्यूल है जितना डिसॉल्व हुआ, मतलब NaCl का अल्फा इतना अल्फा अमाउंट डिसॉल्व हो गया और Cl भी अल्फा अमाउंट डिसॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि इस साइड फिर कितना बचा, तो इस साइड अगर मैं 1 था और अल्फा माइनस कर दूं तो जितना आएगा आंसर उतना ही इस साइड बचेगा ना, क्योंकि अल्फा तो बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ के रखना है। तो मतलब अल्फा अल्फा निकल गया जब, तो इस साइड कितना बचेगा भाई, NaCl का टोटल NaCl का जब अल्फा निकल गया तो इस साइड कितना बचेगा, 1 था, 1 में से अल्फा माइनस कर दिया, जितना बचेगा वो इतना बचेगा इधर। तो मतलब 1 माइनस अल्फा मोल इस साइड बचेगा और इस साइड सिर्फ क्या बचेगा, अल्फा मोल बचेगा। समझ गया कि नहीं। तो ये होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स में। क्यों, अब देखो यहाँ पे कितना कम हो गया ना, इस साइड देखो थोड़ा सा और कम हो गया, मतलब ऐसे डिसोल्यूशन होता है। बट यही नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या था, 1 मोल रहेगा, इस साइड भी 1 मोल ही रहेगा, ठीक है। भले सॉल्ट का आपने एक बड़ा सा देखो, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने सॉल्ट यूज किया है तो अगर आपने 1 kg सॉल्ट यूज किया तो 1 kg सॉल्ट ही रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है, अलग अलग इसके पार्टिकल्स हो जाती है। तो यही चीज यहाँ पे सारी चीजें लिखी है, आप चाहो तो पढ़ लो और जो मैंने यहाँ पे समझा दिया इस कंसेप्ट को बार बार रिवाइंड करके देख लो। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की अभी कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी देखनी है, हमको सिर्फ नंबर ऑफ मोल से मतलब है। वो Na बन गया प्लस ये माइनस बना, हमको इससे कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं यार इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सीखना है जिसका नाम है वेंट हॉफ फैक्टर, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई और नीट के लिए, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है। इस चीज को आपको समझना है। तो वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है यहाँ पे समझना। समझ लो कोई 2 आदमी है, ए आदमी है और बी आदमी है, अपने पास 4 कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप जानते हो कौन कौन सी है, एक हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दूसरा है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तीसरा है वेपर प्रेशर लोवरिंग, चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन चारों प्रॉपर्टियों को ए ने क्या किया, थियोरेटिकली कैलकुलेट किया, ठीक है। और जो बी था इसने क्या किया, ऑब्जर्व किया, क्या इसने ऑब्जर्व किया, प्रैक्टिकली इसने ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है, तो जो थियोरेटिकल वैल्यू आएगी और ऑब्जर्व वैल्यू आएगी, इनमें होगा बहुत बड़ा डिफरेंस, और जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। समझ गया कि नहीं, अब आपको सारी चीजें समझ गई होंगी, ठीक है। ये चीज को आपको एकदम हमेशा याद रखना है, और इस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं I इक्वल टू, यहाँ पे M को हमने प्रॉपर्टी से दिखाया है, या मासेस, मोलार मासेस, फॉर्मूला मास, इनसे दिखाया है। और जो यहाँ पे हम लिखेंगे थियोरेटिकली अपॉन ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। जो भी आएगा सॉल्व करो और I की वैल्यू आपको मिल जाया करेगी। तो अब आपको समझ गया कि वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है। ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई भाई, थियोरेटिकली और ऑब्जर्व वैल्यू दोनों में बहुत बड़ा हमेशा डिफरेंस आता है, ठीक है। चलो ये चीज आप हमेशा याद रखना। अब मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक है। तो कैसे आप लोग आगे की चीजों को निकालोगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे सीखते हैं कि वेंट हॉफ फैक्टर M थियोरेटिकली अपन M ऑब्जर्व, आपने इस चीज को समझ लिया, पहला तरीका था, ठीक है। दूसरा तरीका है, अगर समझ लो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था और कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सेम कंसंट्रेशन पे, तो कंडीशन यहाँ पे क्या बनेगी। तो जो डेल्टा TF है, सपोज मैंने मान लिया कि डिप्रेशन इन यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट और डेल्टा TF नॉट ये सेम कंसंट्रेशन पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यानी इलेक्ट्रोलाइट अपॉन नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अपॉन नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और यहाँ पे जो अपना ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ये चीजें जो भी अपॉन में करने के बाद जो भी सॉल्यूशन आएगा, मतलब सबसे पहले सपोज मैं बोलता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आप सबसे पहले क्या कर लो, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर यानी लाइक NaCl वगैरह का ढूंढ लो, फिर ठीक है। वही सेम आप लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी निकाल लो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। लाइक सपोज लो अगर मैं बोल दिया कि चलो आपने ले लिया कोई भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ पे C6H12O6 ले लिया, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ले लिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक अपॉन नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक में जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा,
उसको हम क्या बोलेंगे, इनके बीच में जो भी डिफरेंस आएगा डिवाइड करने के बाद उसको हम आई बोलेंगे, और आई इज नथिंग बट वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, इस चीज को आपको समझ के रखना है, आई इज नथिंग बट वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीजें सीखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब एसोसिएशन डिसोसिएशन, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपके बुक में ज्यादातर डिसोसिएशन को फोकस किया है, एसोसिएशन भी सीखेंगे। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आई है, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला दिया है, बस इस फॉर्मूला को याद कर लो। ठीक है, यहाँ ध्यान देना अच्छे से। यहाँ पे फिलहाल एसोसिएशन भी आता अगर आप लोग जे लेवल में पढ़ते तो, बट सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए डिसोसिएशन के ऊपर फोकस किया है। ठीक है, डिसॉल्व के ऊपर फोकस किया है, ना कि एसोसिएशन के ऊपर। मतलब एसोसिएशन क्या होता है, Na प्लस Cl कंबाइन होके NaCl बना दिया, ये है एसोसिएशन का सॉल्यूशन यानी रिएक्शन। और जो NaCl है ये डिसॉल्व हो गया Na प्लस Cl में, ये हो गया डिसोसिएशन के लिए। तो हम अभी फिलहाल इसके लिए फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डिसोसिएशन है, और इसके लिए अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये एसोसिएशन है, आपके बोर्ड के लिए टेक्स्ट बुक में नहीं दिया ये। ठीक है, चलो तो आई है अपना वेंट ऑफ फैक्टर। अब ये होता क्या है, मेन चीज फॉर्मूला यहाँ पे और एक याद कर लो। ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ध्यान देना, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर, ध्यान देना अच्छे से, आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, मतलब जब डिसोसिएट NaCl सपोलो मैंने ले लिया, तो जब NaCl अपना डिसोसिएट हो गया, यानी कि आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, याद रखना, अपॉन टोटल यानी एक्चुअल, ठीक है, टोटल मोल्स ऑफ, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, बिफोर डिसोसिएशन, इस चीज को समझ लो। नाउ अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल अब यहाँ पे मैं लिखूंगा। ठीक है, चलो अब ध्यान देना, मैंने NaCl ले लिया, NaCl इलेक्ट्रोलाइटिक है, और वेंट ऑफ जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए ही फोकस किया है। तो NaCl इज इक्वल टू Na प्लस Cl माइनस। ओके, समझ लो NaCl 1 मोल था। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं बना, समझ लो यहाँ पे क्या बन गया, मैं मानता हूँ, समझ लो यहाँ पे इनिशियली कुछ नहीं है, 0 है। ठीक है, चलो थोड़े टाइम बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन आई, घुलते डिसोसिएट होते डिसोसिएट होना बंद हो गया, और ये यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन ऐसा होना, मतलब ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 1 है, और मैंने माना कि अल्फा डिसॉल्व हुआ, तो इस साइड कितना बचा, 1 माइनस अल्फा बचेगा। ओके, आप समझ चुका होगा, तो 1 माइनस अल्फा इस साइड बचेगा। ठीक है, सो नाउ अब यहाँ पे ये I इज इक्वल टू फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा, तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, यहाँ पे आफ्टर डिसोसिएशन के बाद कितना बचा, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स बचे, तो ये आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, टोटल कितना बचा NaCl का, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इतना बचेगा, और अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर यानी पहले, डिसोसिएशन के पहले कितना था, तो डिसोसिएशन की जब डिसोसिएशन हुआ ही नहीं था तब तो 1 मोल था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये अल्फा कैंसल, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, ये हो गया I की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे आपको समझ के रखना है सारी चीजों को। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे समझा क्या हमने कि जो डिसोसिएशन है ना, डिसोसिएशन, इसके लिए हमेशा याद रखना, जो I की वैल्यू आएगी ना, I की वैल्यू वो हमेशा 1 से ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा होगी, ये चीज आपको याद रखना है। अभी समझ लो मैंने अल्फा में यहाँ 1 पुट कर दिया, तो I की वैल्यू 2 हो जाएगी, समझ गया कि नहीं, तो हमेशा I की वैल्यू ज्यादा होगी 1 से। आप बोलोगे 0 क्यों नहीं पुट कर सकता, कैसे पुट करोगे यार, यहाँ पे अल्फा तो 1 है ना, समझ गया कि नहीं। तो अब आप बोलोगे मैं बार बार अल्फा क्या ले रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा आगे समझते हैं, उससे पहले एक छोटी सी चीज यहाँ पे आप लोग इस चीज को समझ लो कि कैसे हम लोग I को यूज करते हैं सारे ऑस्मोटिक जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें मॉडिफाई करके फॉर्मूला, मतलब वेंट ऑफ फैक्टर के लिए कैसे अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टियां बदल गई। ठीक है, तो ये पहला है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P, तो यहाँ पे P1 नॉट x2 था, x2 मोल फ्रैक्शन था, तो I यहाँ पे हमने यूज कर दिया। फिर यहाँ पे ये मोलार मास के लिए फॉर्मूला बन गया I के साथ, I बस मल्टीप्लाई करते जाओ। देखो ये है अपना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, यहाँ I से मल्टीप्लाई कर दो, ये है अपना फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन, यहाँ पे आप I से मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट कुछ करना नहीं है। अगर आपको वेंट ऑफ फैक्टर के लिए पूछ लिया, बस सारे समझ लो। अगर हमने अभी पढ़ा आज
कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताओ। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या सीखा, MRT यही सीखा ना, वेयर M क्या है, M क्या था अपना N2 अपॉन जो अपना मोलार मास है, यानी कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कंसेंट्रेशन, समझ गया कि नहीं, तो N2 अपॉन V था। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने बोला मुझे वेंट ऑफ फैक्टर के लिए बताओ क्या होगा, तो पाई इज इक्वल टू IMRT, दैट्स इट, खत्म, ये अपना सॉल्यूशन हो गया। I से मल्टीप्लाई कर दो, I अपना वेंट ऑफ फैक्टर बन जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, जो कि हमेशा आपको न्यूमेरिकल में भी सॉल्व करने हैं और एग्जाम में भी पूछता है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बना के पूछ भी लेता है, तो इस चीज को समझ लो। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे देके रखा है इस चीज को हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ओके नाउ, तो अभी हम इस चीज को फिर से वापस डिस्कस करेंगे। सपोज अभी हम देख रहे हैं डिसोसिएशन के लिए, किसके लिए देख रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पे, डिसोसिएशन के लिए हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कि भाई डिसोसिएशन के लिए होता क्या है। चलो, तो अब यहाँ पे याद रखना डिसोसिएशन हो रहा है, सपोज NaCl एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे Na है, फिर प्लस Cl माइनस बन गया। ठीक है, यहाँ पे Na प्लस था, मैंने बोला इनिशियली क्या था, यानी स्टार्टिंग में इनिशियली जो NaCl था वो 1 मोल था, और तब यहाँ पे 0 रहेगा इनिशियली जब डिजोल्व नहीं हुआ। ठीक है, जब डिजोल्यूशन नहीं हुआ था। ठीक है, अब मैंने बोला डिजोल्व होना स्टार्ट हो गया, जस्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू 0 जब था तब ये था, अब जस्ट टाइम स्टार्ट हो गया, वरना NaCl डिजोल्व होना स्टार्ट हुआ Na प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, नाउ अब एक ऐसी कंडीशन आएगी जब NaCl डिजोल्व करना बंद कर देगा, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे, मतलब ना NaCl डिजोल्व होगा और ना Na और NaCl बनेंगे। मतलब अब यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस ऐसा कर सकता हूँ मैं, क्योंकि अब कुछ नहीं हो रहा है, इधर का भी वैल्यू इक्वल है और इधर की वैल्यू भी इक्वल है, समझ है कि नहीं, इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन हो गई। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में यहाँ पे मैंने मान लिया कि अल्फा और अल्फा तब तक डिजोल्व हो गए। भाई इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए भी ये कुछ ना कुछ तो डिजोल्व हुए रहेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मान लिया अल्फा अल्फा आ गए, तो फिर जब 1 मोल में से अल्फा अल्फा चले गए तो फिर इस साइड कितना बचेगा, तो अल्फा गया है ना, तो अल्फा बचेगा, 1 माइनस अल्फा बचेगा। समझ गया कि नहीं आपको नाउ। तो अब यहाँ पे हम इसका वेंट ऑफ फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो चलो ना, तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या था कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व बिफोर द सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने, डिसॉल्व आफ्टर द सॉल्यूशन, ये ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, बिफोर द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आफ्टर द सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे कि टोटल, मतलब सॉल्यूशन के डिसॉल्व होने के बाद टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना बचा, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट इतना बचेगा ना, यानी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा आफ्टर द डिसोसिएशन। जब डिसोसिएशन NaCl का हो गया तो इतना बचेगा ना। ठीक है, अपॉन बिफोर द सॉल्यूशन कितना बचेगा, बिफोर सॉल्यूशन जब डिसोल्यूशन हुआ ही नहीं था तो 1 मोल था, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे ध्यान समझना 1 प्लस अल्फा अपॉन 1, यानी कि 1 प्लस अल्फा I इज इक्वल टू आ गया। ये आपको यहाँ पे मिल गया अच्छा खासा सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझ के रखना है। तो अभी यहाँ पे जो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा आया है, ये है अपना डिसोसिएशन का जो भी यहाँ पे आया था। तो कंसेप्ट समझो, रटो मत। ठीक है, तो इस चीज को, ये सब चिन्हनी है, डरने का नहीं, एक एक चीज चिन्हनी है। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा ऐसे आ गया, मतलब पहले आपको देखना था कि आफ्टर डिसोसिएशन फिर बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, ये चीज समझ के रखना, बस हो गया, खत्म कहानी। अब मैं जो यहाँ पे अल्फा यूज कर रहा हूँ, ये अल्फा क्या है। ओके, सो ये अल्फा, ध्यान देना अच्छे से, अल्फा क्या है यहाँ पे समझता हूं मैं, यहाँ पे बता रहा हूं आपको अल्फा क्या है। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। 1 मोल में से, ध्यान देना, 1 मोल में से हाउ मेनी मोल डिसॉल्व हुआ, हाउ मेनी मोल डिसॉल्व हुआ, यानी कि एग्जांपल के लिए 1 मोल सॉल्यूशन में से, 1 मोल सॉल्यूशन NaCl के में से कितने मोल ऑफ NaCl और Cl बने, यानी कि NaCl 1 मोल था और इससे कितनी चीजें डिसॉल्व होके बनी, तो वही था अल्फा। यानी कि ये अल्फा ही मैं ले रहा हूँ ना, 1 मोल में से कितना डिसॉल्व हुआ उसको मैं अल्फा ले रहा हूँ, और ये अल्फा है, और इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि अल्फा क्या है, डिसोशिएट हुआ है। आप वो एंगल वाली डिग्री मत लेना। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है अल्फा, कि 1 मोल में से कितना डिसोसिएट हुआ। ठीक है, मतलब 1 मोल में से जो भी NaCl था
NaCl से जो भी बन रहा है, तो वो जो भी बना है वो कितना बना है, 1 मोल में से कितना बना, तो मैंने बोला अल्फा बना है। तो अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो फिर कितना बचा, तो जितना अल्फा चला गया 1 में से उतना बचेगा। तो 1 माइनस अल्फा चला गया, तो अल्फा यहाँ पे 1 माइनस अल्फा बचेगा। समझ गया। तो बिफोर द सॉल्यूशन कितना था, 1 मोल, जब डिसोशिएट नहीं हुआ था, बिफोर द डिसोसिएशन 1 मोल था, और जब डिसोशिएट हो गया तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, फटाफट टोटल करो, 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। अगर मैं अल्फा इज इक्वल टू 1 ले लूं तो यहाँ पे 2 आंसर आएगा, यानी कि आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और हमेशा याद रखना आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी जब आप डिसोसिएशन करोगे तो, ठीक है। और यही चीज यहाँ पे देके रखा है, यही चीज यहाँ पर भी देके रखा है। इनिशियली कितना था, समझ लो अगर ये AXBY है, यानी कि अगर समझ लो यहाँ पे N2 होता है ना, ऐसे HCl2 ऐसे रहता है, तो ये 2, ये जो 2 है ऐसा, यहाँ पे X और Y है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को दिखाता है ये XY, ओके, डरने का नहीं, XY जस्ट एक नंबर है, ठीक है। तो 1 मोल और इस स्टार्टिंग में 0 0, फिर यहाँ पे जब अल्फा अल्फा चला गया इक्विलिब्रियम में, अल्फा अल्फा चला गया, तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा बचेगा, ठीक है। और वही चीज यहाँ पे दुनिया भर का पका के रखा है, तो आप पढ़ लो चाहे पढ़ना है तो, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको बता दिया है। 1-2 बार वीडियो रिवाइज करके देखोगे सारी चीजें समझ जाओगे, ठीक है। फिर वही चीज देख लो यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे आपको एक चीजें मिल गई है। आप बोलोगे यहाँ पे तो N आ गया, हमारे टाइम पे तो N कुछ था ही नहीं। तो मैं बोलता हूँ कि भाई नहीं था, तो अब हम यहाँ पे फटाफट समझ लेते हैं, आपके लिए भी मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ पे N के लिए भी देख लेते हैं फटाफट। तो सपोज अगर मैंने मान लिया कि NaCl आपके पास एक सॉल्यूशन है, तो मैं NaCl की यहाँ पे बात ही नहीं करूंगा, ओके। अभी हम कुछ दूसरी बात करते हैं। सपोज मैंने एक कोई भी नॉर्मल सा एक कोई छोटा सा एक जस्ट ऐसी एग्जांपल ले लिया, ठीक है, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ले लिया कि सपोज अगर आपके पास एक A मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये डिसॉल्व हुआ A और B में, बट नंबर ऑफ जो था ये ऐसे कुछ है, N है ऐसा, ठीक है, अपने को पता नहीं कितना था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया कि ये जो चीज है ये 1 है, ठीक है, और ये क्या रहेगा, ये जो डिसॉल्व हुआ तो ये N अल्फा, और ये भी आ गया N अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे अब मैं I का फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है, ओके। तो जब यहाँ पे मैं फॉर्मूलाज पुट करूंगा तो अपने को जो मेन चीज आएगी ना, मेन चीज जो आएगी, तो एट द एडिशन 1 प्लस, ध्यान देना अच्छे से, 1 प्लस, और जो यहाँ पे N अल्फा यहाँ पे दिया है, तो सबसे पहले यहाँ 1 माइनस अल्फा बचेगा टोटली, तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा यहाँ पे मैं आप ले लेता हूँ, ठीक है, प्लस यहाँ पे N अल्फा प्लस N अल्फा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बाद में अल्फा कॉमन, और यहाँ पे चाहे तो आप N कॉमन ले लो, वो आपके ऊपर है। तो नंबर ऑफ मोल्स टोटल थे, तो यहाँ पे अल्फा गायब कर दो आप चाहो तो, और अपॉन में यहाँ पे 1 है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक अल्फा आपको कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको मिलेगा टोटल 1 प्लस अल्फा N माइनस 1 अपॉन 1। अरे आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, फोकट में आप ये सब कर रहे हो, बट फिर भी चलो देख लो, कंसेप्ट समझना है। ये चीज क्यों पता नहीं टीचर्स ये चीज क्यों पढ़ाते हैं, कुछ पढ़ा के फायदा नहीं है, आपको प्रूफ भी नहीं करना है, ठीक है, बट फिर भी क्या करना है अपने को। तो 1 यहाँ पे आ गया, फिर ये 1 इधर गया, तो I बचेगा, I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा N माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट तो समझ चुका है ना कि भाई आफ्टर डिसोसिएशन और अपॉन में बिफोर डिसोसिएशन सारे सॉल्यूशन का ऐसे हम लोग यहाँ पे डिसोसिएट करा करेंगे और सारी चीजों को ऐड करके फटाफट लिख दिया करेंगे, ठीक है। तो वैसे आपको सॉल्व करना है। फिर भी चलो तो अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान समझना, अल्फा N माइनस 1 इज इक्वल टू I माइनस 1, ओके, देन अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। ये आपको मेन चीज मिल गई, ठीक है। तो यही चीज आपको समझ के रखनी थी, ये यहाँ पे सॉल्व करना है। अल्फा पूछेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, I की वैल्यू दी रहेगी, N भी दिया रहेगा, पुट करो सारी चीजें आपको मिल जाया करेगी। तो कोई डरने की इसमें जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीजें जो भी है मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो थी कि यहाँ पे आपको समझना है कंसेप्ट को। 1-2 बार वीडियो इसके पहले जो मैंने बताया रिवाइज करो, उसे पढ़ो, आपको सारी चीजें समझेंगी कैसे आप लोग को अल्फा निकालना है, किसी भी रिएक्शन का अल्फा निकालना है। आपको इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर ये फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं कसम से कहता हूँ कोई भी एमसीक्यू वगैरह आपको सॉल्व करना होगा, अगर इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड होकर जाओगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, बस उतना ही सॉल्व कर पाओगे जितना कि आप क्वेश्चन रट के जाओगे एग्जाम में। बट जो कंसेप्ट बताया है ना कि पहले आपको बिफोर मतलब जो भी सॉल्यूशन है तो आफ्टर द सॉल्यूशन अपॉन बिफोर द सॉल्यूशन I आपको मिल जाया करेगा। अल्फा कंसीडर करो, जितना गया उसमें से 1 माइनस अल्फा ऐसे कंसीडर करो, ठीक है। तो अगर उस तरीके से करते हो तो फायदे में रहोगी, ठीक है। तो आपको सारी I जो अपना वेंट ऑफ फैक्टर रहा करेगा वो आपको मिल जाया करेगा बेस्ट एकदम,
ओके तो ये चीजें आपको समझ के रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो मैं एक और एग्जांपल लेके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक और एग्जांपल, सपोज मैंने मान लिया कि MgCl2 ये भी अपना इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसका मैंने किया डिसोसिएशन, यहाँ बन गया अपना Mg प्लस और ये बन गया प्लस यहाँ पे 2Cl माइनस, ठीक है। क्यों 2 आया, यहाँ पे 2 रहेगा, ये तो आपको पता है। मैंने बोला 1 मोल मैंने इनिशियली यूज किया था, तो यहाँ 0 0 रहेगा। फिर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या रहेगा, अगर सपोज ये कितने हो गए अल्फा और ये 2 टाइम्स है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स है ना, तो Cl एक बार जाएगा तो यहाँ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा आएगा, तो यहाँ पे कितने गए, तो 1 माइनस अल्फा, क्योंकि टोटल अल्फा ही जा रहा है ना। देखो अपना मेन चीज तो अल्फा ही जा रही है, अल्फा पे फोकस करो, अल्फा जा रहा हो, कितने अल्फा जा रहा है वो बाद की बात है, ठीक है। तो अल्फा जा रहा है ना टोटल, तो कितने, तो जब यहाँ से MgCl2 में से इतने अल्फा चले गए तो इस साइड कितना बचेगा इक्विलिब्रियम में, तो 1 माइनस अल्फा बचेगा, ठीक है। सो नाउ अब आई फैक्टर क्या आएगा, आई फैक्टर आ जाएगा अपना कि बिफोर द सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन है आफ्टर द सॉल्यूशन, तो आफ्टर द सॉल्यूशन कितना बचा टोटल, टोटल कितना बचा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, ठीक है, अपॉन बिफोर द डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन 1 था, जब डिसोसिएशन हुआ ही नहीं था तो ये कुछ फॉर्म ही नहीं हुआ था ना, तो 1 था ना टोटल, तो 1 मोल यहाँ पे आ गया। अब सॉल्व करते हैं, अल्फा अल्फा कैंसल, 1 प्लस 2 अल्फा और यहाँ पे आए, आप सॉल्व कर लो किसी भी चीज को, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे आ गया 1 प्लस 2 अल्फा, ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पे अभी आपको सिंपल सा आपको समझ के सारी चीजें रखनी है, ठीक है। अगर आप आई के अल्फा की जगह में 1 पुट करते हो तो ये आंसर आएगा 3, और जो कि अपना आई से 1 से बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 बड़ा वैल्यू आया कि नहीं आया, तो ये अपना सॉल्व हो गया, ठीक है। यही चीज चाहो तो आप फॉर्मूले से भी कर लो, आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप 1 पुट करो तो आपको सेम चीज इस फॉर्मूले भी मिलेगी, जो i-1 है अपॉन n-1 है, तो यहां से भी आपको एग्जैक्टली सेम चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो आप चाहो तो करके देख लो, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करके देख लो, ठीक है, ये चीज को आपको समझना है। सो अब हम बंद करते हैं अपना वीडियो, ये था अपने लेक्चर का एंड, चैप्टर का एंड था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जब हम, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय, आप लोग मुझसे यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके कोई भी डाउट पूछ सकते हो, मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है।